जय हिंद दोस्तों। एक बात पे गौर करना, दुनिया का सबसे विशालकाय जानवर हो, जैसे कि कोई ब्लू व्हेल या कोई बहुत बड़ा पेड़ या फिर इंसान ही क्यों ना हो, हर किसी की जिंदगी की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक कमरे से होती है। हाँ, मतलब एक ऐसा कमरा जिसे हम अपनी नंगी आंखों से तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। और ये बात सोचना ही अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है कि कैसे वो एक छोटा सा कमरा डिवाइड होकर एक पूरा जीता जागता शरीर बन जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम इसी टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास 1665 के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक नोट्स और बायोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये सेल यानी जीवन की ये जो सबसे बेसिक यूनिट है, इसे पहली बार कैसे खोजा गया था। सही कहा। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ किसी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि हम असल में किन चीजों से बने हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे और उनका एक चांस ऑब्जर्वेशन था जिसने बायोलॉजी की पूरी दिशा ही बदल दी। हाँ, क्योंकि हुक को ना लेंसेज और ऑप्टिक्स का बहुत शौक था। उन्होंने खुद अपना एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था और एक दिन उन्होंने क्या किया कि जो पेड़ की सूखी छाल होती है ना, जिसे कॉर्क कहते हैं, उसका एक बहुत ही पतला स्लाइस लिया। कॉर्क, वही ना जो पहले बोतलों को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता था। एग्जैक्टली, वही कॉर्क। जब उन्होंने उस बेहद पतले टुकड़े को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो जो नजारा दिखा उसने हुक को पूरी तरह से चौंका दिया। वेट, ऐसा क्या देख गया था उन्हें कॉर्क के अंदर मधुमक्खी के छत्ते हनीकॉम्ब जैसा एक बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उस छत्ते के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एक जैसे कंपार्टमेंट्स या बक्से बने हुए थे। अरे वाह! और पता है, हुक ने जब इन छोटे छोटे बक्सों को देखा तो उन्हें ईसाइयों के मठ में रहने वाले संतों के छोटे खाली कमरों की याद आ गई। इसीलिए उन्होंने इन बक्सों को सेल्स नाम दिया, क्योंकि लैटिन भाषा में सेल का मतलब ही होता है एक छोटा कमरा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर इसे मैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहली बार किसी डिजिटल फोटो को बहुत ज्यादा जूम किया जाए। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है ये, है ना? बाहर से देखने पर एक फोटो पूरी तरह से स्मूथ लगती है, लेकिन जब उसे एकदम फुल जूम करते हैं तो अचानक पता चलता है कि वो पूरी तस्वीर असल में छोटे छोटे चौकोर पिक्सल से बनी है। सही बात है। रॉबर्ट हुक ने असल में प्रकृति के उन्हीं पिक्सल्स को खोज निकाला था। इतिहास में ये पहली बार था जब किसी ने देखा कि जीवित चीजें को एक सिंगल ब्लॉक नहीं है, बल्कि वो अलग अलग यूनिट से मिलकर बनी है। लेकिन वेट, रॉबर्ट हुक ने तो कॉर्क को देखा था ना, जो कि पेड़ की सूखी और मृत छाल होती है। हाँ, एग्जैक्टली। हुक असल में जो देख रहे थे वो डेड सेल्स थे। उन्हें सिर्फ उन कमरों की खाली दीवारें दिख रही थीं, उनके अंदर का जीवन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। तो फिर ये सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या यही नियम ताजे और सांस लेते जीवों पर भी लागू होता है? मतलब क्या सच में हर जीवित चीज के अंदर ऐसे ही कमरे हैं? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए विज्ञान में एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसका जिक्र हमारे सोर्स मटेरियल में बहुत डिटेल में है। वो है प्याज के छिलके का एक्सपेरिमेंट। द अनियन पील एक्सपेरिमेंट। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। पेड़ की सूखी छाल से निकलकर एक ताजी सब्जी यानी प्याज के अंदर झांकने की कोशिश। और इसका जो प्रोसेस है ना, वो किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से कम नहीं लगता मुझे। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले एक प्याज लिया जाता है और उसके अंदरूनी हिस्से से, जिसे कॉनकेव साइड कहते हैं, चिमटी की मदद से एक बेहद पतली और पारदर्शी झिल्ली निकाली जाती है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। हाँ, और जैसे ही उस पतली झिल्ली को निकालते हैं, उसे तुरंत पानी से भरे एक वॉच ग्लास में डाल देते हैं। सही कहा। और क्या आपको पता है इसे पानी में डालना इतना जरूरी क्यों है? शायद इसलिए ताकि वो झिल्ली सूखे नहीं, क्योंकि सेल्स के अंदर तो ज्यादातर पानी ही होता है ना। एग्जैक्टली। जीवित सेल्स के अंदर 70 से 80% हिस्सा सिर्फ पानी होता है। अगर उस झिल्ली को बाहर हवा में छोड़ दिया तो वो मुड़ जाएगी या सूख जाएगी, जिसे हम प्रिवेंट फोल्डिंग और ड्राइंग कहते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे फिर कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। अच्छा, और इसके बाद उस झिल्ली के टुकड़े को कांच की एक साफ स्लाइड पर रखा जाता है, और मैंने पढ़ा था कि यहाँ ऊंट के बालों वाले ब्रश कैमल हेयर पेंट ब्रश का इस्तेमाल होता है। हाँ, ताकि हमारे हाथों से उस नाजुक झिल्ली को कोई नुकसान न पहुंचे। स्लाइड पर रखने के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप आता है। उस पर सैफरन इन सॉल्यूशन की एक बूंद डाली जाती है। सैफरन इन सॉल्यूशन, ये तो कलर करने के लिए होता है ना?
बिल्कुल। सोचिए, सेल के अंदर ज्यादातर पानी है और वो पारदर्शी है, तो बिना किसी रंग के माइक्रोस्कोप की लाइट तो सीधे आर पार हो जाएगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हाँ, पानी के अंदर कांच ढूंढने जैसी बात हो गई वो तो। एग्जैक्टली। सैफरनिन का गुलाबी रंग सेल के अलग अलग हिस्सों को रंग देता है, जिससे एक गहरा कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है और तभी हम सेल की बाउंड्री पहचान पाते हैं। और रंग डालने के बाद उस स्लाइड के ऊपर एक पतली सी कांच की कवर स्लिप भी तो रखते हैं ना, सुई या माउंटिंग नीडल की मदद से। हाँ, और उसे बहुत धीरे धीरे गिराया जाता है ताकि स्लिप के अंदर हवा के बुलबुले यानी एयर बबल्स ना आए। क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे एक छोटा सा हवा का बुलबुला भी तो किसी विशाल क्रेटर जैसा दिखेगा, है ना, जो पूरे विजन को ब्लॉक कर देगा। बिल्कुल सही। फिर जब स्लाइड तैयार हो जाती है तो उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखा जाता है और फाइन एडजस्टमेंट नॉब्स को घुमाकर फोकस सेट किया जाता है। और तब जो नजारा सामने आता है वो विज्ञान का एक बहुत बड़ा बिग रिवील है। एकदम एक जैसे ब्लॉक वाले स्ट्रक्चर्स जो ईंटों से बनी एक दीवार जैसे दिखते हैं। हाँ, और रंग की वजह से हर सेल के बीच में एक छोटा सा गहरा बिंदु बहुत साफ दिखाई देता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर है। वेट, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर हम एक बहुत बड़ा प्याज लें, मान लीजिए 1 किलो का, हाँ, और एक एकदम छोटा सा प्याज लें, तो क्या उनके सेल्स का साइज भी अलग अलग होगा? मतलब बड़े प्याज के कमरे बड़े और छोटे के कमरे छोटे। विज्ञान का सबसे हैरान करने वाला पहलू यही है। प्याज चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा, उसके सेल्स बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। उनके साइज में कोई अंतर नहीं होता। अरे वाह, ये तो बिल्कुल लेगो ब्रिक्स की तरह हो गया ना। लेगो ब्रिक्स मतलब? मेरा मतलब है जैसे जब कोई बच्चा लेगो से खेलता है, तो चाहे वो एक बहुत बड़ा महल बनाए या एक छोटा सा घर, जो बेसिक ईंटें या लेगो ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं, उनका साइज तो हमेशा एक ही रहता है ना। बस बड़े महल के लिए ईंटों की गिनती बढ़ जाती है। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी है। बड़े प्याज में बस सेल्स की संख्या करोड़ों में हो सकती है, लेकिन एक अकेले सेल का अपना साइज वही रहता है। यही प्रकृति का डिजाइन है। तो अगर इंसान और प्याज इतने सारे सेल्स से बने हैं, तो क्या दुनिया में ऐसे जीव भी हैं जो सिर्फ एक कमरे के बराबर है? I mean, सिर्फ एक सिंगल सेल। बिल्कुल है, जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनी मतलब सिंगल। जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया। हाँ, क्लमाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा और बैक्टीरिया। इनमें एक अकेला सेल ही अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट जीव होता है। वेट, ये सोचना सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब हमारे पास खाना पचाने के लिए अलग सिस्टम है, सांस लेने के लिए अलग, लेकिन एक अमीबा के पास सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक कमरा है। उसका खाना, एनर्जी बनाना, जिंदा रहना सब उसी एक कमरे में हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मतलब बहुत सारे, जैसे फंगी, पौधे और हम जानवर। इनमें बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होकर अलग अलग काम बांट लेते हैं। हाँ, जिसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। कोई सेल आंखें बना रहा है तो कोई दिल। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है पता है? क्या? हर एक मल्टी सेलुलर जीव की शुरुआत, चाहे वो एक व्हेल हो या इंसान, हमेशा एक सिंगल सेल से ही होती है। ये फैक्ट हर बार सोचने पर मजबूर करता है। पर एक सेकंड, एक सेल से करोड़ों सेल्स बन कैसे जाते हैं? मतलब बाहर से तो कोई ईंटें ला नहीं रहा, तो क्या वो बस खुद को आधा आधा काट लेता है? नहीं, अगर वो खुद को आधा काटेगा तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसका वजूद ही मिट जाएगा। यहीं पर सेल डिवीजन का जादू काम आता है। सेल डिवीजन, वो कैसे काम करता है? जब एक सेल को डिवाइड होना होता है तो वो सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को, जो उसका ब्लूप्रिंट है, उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। अच्छा, मतलब किसी किताब को फाड़ने की बजाय उसके हर पन्ने की फोटोकॉपी करना, ताकि दोनों के पास पूरी जानकारी रहे। एकदम सही। कॉपी करने के बाद वो सेल बीच से डिवाइड होकर 2 नए सेल्स बनाता है। इसका मतलब है कि सभी नए सेल्स हमेशा पहले से मौजूद सेल्स यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। अरे वाह, तो हमारे शरीर के हर सेल का अपना एक इतिहास है। अब एक और सवाल है। हमारे शरीर में इतने सारे सेल्स हैं, तो क्या ये सारे देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर सारे एक जैसे होते तो हमारा शरीर इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन बन ही नहीं पाता। उनकी संरचना और आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेल का काम क्या है। हाँ, मतलब फॉर्म फॉलोज फंक्शन। एग्जैक्टली। हमारे शरीर में शेप शिफ्टर्स की तरह सेल्स होते हैं। जैसे स्पर्म सेल को लीजिए,
वो एक टैडपोल या मेंढक के बच्चे जैसा दिखता है, जिसकी एक लंबी पूंछ होती है ताकि वो आसानी से तैर सके। और स्मूथ मसल सेल एकदम अलग होता है ना। वो स्पिंडल शेप का होता है, बीच से मोटा और किनारों से पतला, ताकि वो मांसपेशियों को सिकोड़ सके। सही कहा। और ब्लड सेल्स को देखिए, वो एकदम गोल डिस्क की तरह होते हैं ताकि नसों में बिना अटके बह सकें। वहीं ओवा में एक बड़ा और गोल सेल होता है जिसमें न्यूट्रिशन स्टोर रहता है। फैट सेल्स और बोन सेल्स भी अपने काम के हिसाब से ढले होते हैं, लेकिन इन सब में मेरा फेवरेट है नर्व सेल, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। हाँ, उसका डिजाइन तो बहुत ही विचित्र होता है। बिल्कुल, वो ऐसा लगता है जैसे किसी पेड़ की जड़ें हो या तारों का कोई बड़ा जाल हो, क्योंकि उसे दिमाग का सिग्नल पैर के अंगूठे तक भेजना है। अगर रास्ते में कांटा है तो एक गोल सेल इतनी जल्दी मैसेज नहीं भेज सकता, तारों जैसा नेटवर्क ही चाहिए। एग्जैक्टली, वो एक हाई स्पीड इंटरनेट केबल की तरह काम करता है। और ये डिजाइन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, पौधों के अलग अलग हिस्सों में भी सेल्स अलग अलग होते हैं। लेकिन डिजाइन में इतने अंतर के बावजूद एक गहरी समानता है, और वो ये कि ये सभी जीवन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा से ये साफ है कि 1665 में हुक ने जो देखा वो सिर्फ एक खिड़की थी। हाँ, उस पुराने कॉर्क से लेकर प्याज के छिलकों तक और फिर हमारे न्यूरॉन्स के जाल तक, ये सफर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक छोटा सा पानी से भरा कमरा डिवाइड होकर पूरी जिंदगी बना देता है। और ये अनवरत कड़ी कभी नहीं टूटती। हर सेल अपने से पहले मौजूद सेल से ही जन्म लेता है। इसी बात पर मेरे दिमाग में एक बहुत गहरा विचार आ रहा है। बताइए। अगर हर नया सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, तो जरा सोचना, समय में पीछे जाने पर दुनिया का वो सबसे पहला सेल कैसा रहा होगा। उफ, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? पहली बार वो कौन सा पल रहा होगा जब कुछ मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक कमरा बनाया होगा और खुद को डिवाइड करने का फैसला किया होगा। उस एक अकेले सबसे पहले सेल के अंदर ही शायद आज की पूरी दुनिया के जीवन का ब्लूप्रिंट छुपा था। बिल्कुल, और इसी रहस्यमय और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस विचार को अपने जहन में जरूर रखिएगा। और हाँ, अगर इस चर्चा ने जीवन को देखने का नजरिया बदला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट कौन सा था। क्या वो प्याज के छिलके का लेगो ब्रिक वाला रहस्य था, या फिर हमारे शरीर के शिफ्टर सेल्स? कमेंट्स में इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आज हम एक पावरफुल एमसीक्यू क्विज करने वाले हैं। क्लास एक स्ट्रेंज सिनेरियो इमेजिन करते हैं। एक डेड ट्री बाग का छोटा सा पीस लेना, उसको एक कर्व्ड ग्लास के टुकड़े के नीचे रखना और अचानक से एक बिल्कुल हिडन यूनिवर्स डिस्कवर करना। राइट। और ये एक ऐसा यूनिवर्स है जो प्रूव करता है कि इस अर्थ पर हर लिविंग चीज, मतलब हर एक पेड़, जानवर, चाहे इंसान हो, छोटे इनविजिबल बॉक्सेस से बनी है। एग्जैक्टली। वेलकम लर्नर्स, आज की मास्टर क्लास बिल्कुल वही फाउंडेशनल रियलिटी पर बेस्ड है। आज एक डीप डाइव के थ्रू हम एक्सप्लोर करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल्स। हाँ, और ये सेशन ना एक मॉडर्न इंटरैक्टिव क्लासरूम जैसा होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स और पेन्स रेडी रखें। बिल्कुल, सिर्फ फैक्ट्स को टेस्ट नहीं करना है हमें, हम हर एक आंसर के पीछे छुपे व्हाई और हाउ को फिजिकली डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना? सही बात है। और इस इंटरैक्टिव सेशन का फॉर्मेट बहुत सिंपल पर हाईली इफेक्टिव होगा। हर क्वेश्चन प्रेजेंट करने के बाद ऑप्शंस रीड किए जाएंगे, फिर सोचने के लिए कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। हाँ, उस टाइम विंडो में सभी लर्नर्स को अपना आंसर लॉक करना है। उसके बाद हम करेक्ट आंसर रिवील करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग तब होगी जब हम उन ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करेंगे जो गलत हैं, क्योंकि साइंस की हिस्ट्री में हर गलत थियरी ने हमें सच्चाई के एक कदम और करीब लाकर खड़ा किया है। दिस इज गोइंग टू बी ब्रिलियंट। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं इस मास्टर क्लास का पहला सेक्शन। ये एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री है। साइंस के सबसे पहले पन्नों पर चलते हैं। हाँ, तो क्लास ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1। In 1665, who discovered the cell while observing a thin slice of cork? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, एंटनी वैन लीeuwenhoek, ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन, या ऑप्शन डी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सभी लर्नर्स अपनी नोटबुक्स में आंसर लिखें। हम 3 सेकंड दे रहे हैं। 1, 2 और 3। लॉक कर लिया?
सोचते वक्त अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाए तो आइंस्टाइन फिजिक्स के थे और डार्विन एवोल्यूशन के। दोनों का टाइमलाइन भी 1665 नहीं था। राइट। कंफ्यूजन सिर्फ ऑप्शन ए और बी में हो सकती है क्योंकि दोनों माइक्रोस्कोप हिस्ट्री के जायंट्स हैं। एग्जैक्टली। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो ग्रेट जॉब। आपने बायोलॉजी के सबसे कॉमन हिस्टोरिकल ट्रैप्स में से एक को सक्सेसफुली अवॉइड कर लिया है। पर सवाल ये उठता है कि रॉबर्ट हुक ने आखिर उस आम सी कॉक की स्लाइस में देखा क्या था? What's fascinating here is the sheer limitation of technology at that time. वाह। रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का एक प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। अच्छा। जब उन्होंने एक पेड़ की डेड छाल, जिसे कॉर्क कहते हैं, उसका एक एक्सट्रीमली पतला स्लाइस उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें एक अजीब सा हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा। वाओ, हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा? बिल्कुल। ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली एम्प्टी कंपार्टमेंट्स जैसा था। हुक एक्चुअली में किसी लिविंग सेल को नहीं देख रहे थे। वेट, रियली? तो वो डेड थे? हाँ, वो सिर्फ डेड प्लांट सेल्स की बची हुई सेल वॉल्स दिख रहे थे, एम्प्टी शेल्स। पर उस एक बेसिक ऑब्जर्वेशन ने बायोलॉजी का पूरा रास्ता बदल दिया। ओह वाओ, तो हुक ने एसेंशियली एक गोस्ट टाउन देखा था, एम्प्टी स्ट्रक्चर्स जहां पहले लाइफ थी। अगर ऐसा है तो फिर एंटोनिया वान लीeuwenhoek का नाम इस लिस्ट में क्यों है? अक्सर लोग इन दोनों के बीच कंफ्यूज क्यों होते हैं? ये बहुत ही शार्प क्वेश्चन है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक का नाम इसीलिए कंफ्यूज करता है क्योंकि हुक की डिस्कवरी के कुछ सालों बाद ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप्स को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। उन्होंने क्या चेंज किया माइक्रोस्कोप में? हुक का माइक्रोस्कोप मल्टीपल लेंसेज यूज करता था, जिससे इमेज थोड़ी ब्लर हो जाती थी। ल्यूवेनहुक ने सिंगल हाई क्वालिटी ग्लास स्फीयर्स बनाए। ओह, ओके। उन पावरफुल सिंगल लेंसेज की वजह से ल्यूवेनहुक पहले इंसान थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे लिविंग सेल्स देखे, जैसे पॉन्ड वाटर में स्विमिंग बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। उन्होंने एक जिंदा दुनिया देखी, जबकि हुक ने एक डेड फ्रेमवर्क। समझ गई। पर क्योंकि सेल का फिजिकल स्ट्रक्चर सबसे पहले हुक ने डॉक्यूमेंट किया था, डिस्कवरी का फर्स्ट क्रेडिट उन्हीं को जाता है। एकदम क्लियर टाइमलाइन। राइट। डेड स्ट्रक्चर पहले देखा गया, लिविंग सेल्स बाद में। चलिए इसी फ्रेमवर्क से आगे बढ़ते हैं। जब हुक ने उस गोस्ट टाउन को देखा तो उसने इन माइक्रो स्ट्रक्चर्स को एक नाम दिया, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Let's move to question number 2. The word cell was coined from a Latin word. What does it translate to? क्लास। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, a little room. ऑप्शन बी, a small box. ऑप्शन सी, a building block. या ऑप्शन डी, a honeycomb. अपना टाइम लीजिए, सोचो इसके बारे में। अगर विजुअली सोचा जाए तो हुक ने खुद कहा था कि कॉर्क एक हनीकॉम्ब जैसा दिखता है। बिल्डिंग ब्लॉक भी कॉन्सेप्चुअली एकदम सही साउंड करता है, लेकिन स्ट्रिक्ट ट्रांसलेशन क्या कहती है? टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, a little room. अगर क्लास में लगातार 2 आंसर सही हुए हैं तो दैट इज अ फैंटास्टिक स्ट्रीक। पर इस ट्रांसलेशन के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? हुक ने हनीकॉम्ब वर्ड को ही ऑफिशियल नाम क्यों नहीं बना दिया? विजुअल अपीयरेंस जरूर हनीकॉम्ब जैसा था, पर हुक ने एक लैटिन वर्ड चुना, सेल्यूला। सेल्यूला? हाँ, ओके। उस वक्त के यूरोप में मॉनेस्ट्रीज के अंदर मंक्स जिन छोटे, सिंपल और आइसोलेटेड कमरों में रहते थे, उन्हें सेल्यूला कहा जाता था। जब हुक ने कॉर्क के उन एम्प्टी स्क्वायर कंपार्टमेंट्स को देखा तो उसे उन मंक्स के छोटे कमरों की सीधी याद आई। ओह। इसीलिए उसने उन कंपार्टमेंट्स को सेल्स कह दिया, जिसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन अ लिटिल रूम निकल कर आता है। एग्जैक्टली। मतलब मॉनेस्ट्रीज के आर्किटेक्चर से मॉडर्न बायोलॉजी का सबसे फाउंडेशनल वर्ड निकल कर आया। इट्स फैसिनेटिंग हाउ ह्यूमन एक्सपीरियंस लैंग्वेज को शेप करती है। भले ही सेल्स एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं, पर हुक के दिमाग में वो लिटरली छोटे छोटे कमरे थे। सही बात है। और मेटाफोरिकली भी ये कितना एक्यूरेट है। एक मॉडर्न बिल्डिंग को देख लीजिए, वो कई छोटे रूम्स से मिलकर बनती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इन्हीं लिटिल रूम्स का एक मैसिव कलेक्शन है। तो हमें पता है कि दे आर लिटिल रूम्स, पर अब एक फंडामेंटल मिस्ट्री आती है। अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसमें रूम्स हैं, तो हमें पता है कि कोई बिल्डर उन्हें ब्रिक्स से बनाता है। बायोलॉजी में इन लिटिल रूम्स का बिल्डर कौन है? ये आते कहां से हैं? Let's tackle question number 3. According to basic biological principles, where do all cells come from? ऑप्शंस है ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ऑप्शन बी केमिकल रिएक्शंस इन वाटर, ऑप्शन सी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या ऑप्शन डी
plant roots. Lock your answers, learners. 1, 2, 3. ओके, तो केमिकल रिएक्शंस तो थोड़ा मॉडर्न साउंड करता है, प्लांट रूट्स टोटली इररेलेवेंट लग रहा है, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थोड़ा मैजिकल. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये मॉडर्न बायोलॉजी का एब्सोल्यूट रूल है, लेकिन एक डिबेट करनी जरूरी है. ऑप्शन ए यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में. आज हमें ये शायद सिली लग सकता है, पर हिस्ट्री में एक वक्त पर स्मार्ट साइंटिस्ट सच में इस पर यकीन करते थे, राइट? अरे हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में. और उनके उस वक्त के लॉजिक को डिसमिस करना गलत होगा. स्पॉन्टेनियस जनरेशन का आइडिया था कि लाइफ अचानक से नॉन लिविंग चीजों से पैदा हो सकती है. अचानक से? हाँ, बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के. हाँ. सोचिए, माइक्रोस्कोप के आविष्कार से पहले अगर एक आदमी एक अंधेरे कमरे में थोड़ा गेहूं और कुछ पुराने कपड़े रख देता है और हफ्ते भर बाद वहां चूहों का एक पूरा झुंड मिलता है, ओह माय गॉड, तो उसके लिए सबसे लॉजिकल एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन यही था कि कपड़े और गेहूं मिलकर चूहों को पैदा कर रहे हैं. वो माइक्रो लेवल पर बैक्टीरिया, एग्स या इनविजिबल लाइफ फॉर्म्स को देख ही नहीं सकते थे. टू बी फेयर टू द पीपल ऑफ द पास्ट, विजुअल एविडेंस पर डिपेंड रहने की वजह से उनका कंक्लूजन एकदम साइंटिफिक लगता था. पर हमने उन्हें गलत कैसे साबित किया? ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का कॉन्सेप्ट सॉलिडिफाई कैसे हुआ? जब माइक्रोस्कोप्स बेटर हुए तो साइंटिस्ट ने सेल डिवीजन का एक्चुअल मैकेनिज्म ऑब्जर्व किया. उन्होंने देखा कि अचानक से कुछ पैदा नहीं होता. एक रूल एस्टैब्लिश हुआ जिसे हम लैटिन में कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, जिसका मीनिंग है कि हर नई सेल एक्सक्लूसिवली एक पुरानी सेल के स्प्लिट होने से आती है. एग्जैक्टली. एक मदर सेल अपना इंटरनल जेनेटिक ब्लूप्रिंट कॉपी करती है और फिजिकल रूप से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है. ये एक कंटिन्यूअस चेन है जो मिलियंस ऑफ इयर्स से चलती आ रही है. This means every single cell has an unbroken family tree spanning eons. Mind blowing. चलिए इस लॉजिक को नेक्स्ट स्टेप पर ले चलते हैं. अगर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं 1 से 2, 2 से 4 में, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म हमेशा मिलियन सेल्स का एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है? That leads us perfectly to question number 4. Which of the following is an example of a unicellular organism? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मशरूम, ऑप्शन बी अनियन, ऑप्शन सी पैरामोसियम या ऑप्शन डी ह्यूमन. Think about it, class. अगर इसमें कंफ्यूजन है तो शायद मशरूम्स और उनकी अजीब फंगल ग्रोथ को ब्लेम किया जा सकता है. पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैरामोसियम. अगर लर्नर्स क्लासिफिकेशन बेसिक्स को अच्छे से जानते हैं तो ये आंसर तुरंत क्लिक हो गया होगा. बिल्कुल. यूनिसेलुलर वर्ड को ब्रेक करें तो यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल, है ना? हाँ, एक ऐसी आजाद लाइफ फॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल की बाउंड्री के अंदर अपनी पूरी जिंदगी जीती है. पैरामीशियम माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लिपर या चप्पल जैसी शेप का दिखता है, पानी में मिलता है. अच्छा. और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे किसी दूसरे सेल की जरूरत ही नहीं है. मतलब हम एक मल्टी सेलुलर फैक्ट्री हैं. हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लंग्स ऑक्सीजन के लिए, स्टमक डाइजेशन के लिए, हार्ट पंपिंग के लिए. पैरामीशियम तो एक माइक्रोस्कोपिक स्विस आर्मी नाइफ की तरह लगता है. एक अकेली यूनिट ही डाइजेशन कर रही है, वही मूव कर रही है, वही रिप्रोड्यूस कर रही है. स्पॉट ऑन एनालॉजी. जबकि बाकी ऑप्शंस में डिवीजन ऑफ लेबर है, ह्यूमंस में ट्रिलियंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, अनियन प्लांट में लाखों सेल्स हैं जो लेयर्स बनाती हैं. और मशरूम्स, स्टूडेंट्स उनमें अक्सर कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि वो सॉफ्ट और प्लांट से थोड़े अलग दिखते हैं. पर फंगी जैसे कि मशरूम्स अंडरग्राउंड मल्टी सेल्यूलर थ्रेड्स के एक मैसिव नेटवर्क से बनते हैं. वो सिंगल सेल नहीं है. सिर्फ पैरामीशियम यहाँ इंडिपेंडेंट वन मैन आर्मी है. ब्यूटीफुल टेक अवे. लाइफ अपने सबसे बेसिक लेवल पर भी कितनी हाईली एफिशिएंट और सेल्फ सफिशिएंट है. मूविंग ऑन, अब इन कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल लैब एनवायरनमेंट में अप्लाई करते हैं. अगर क्लास में किसी ने अनियन पील को माइक्रोस्कोप के नीचे एक्चुअली देखा है तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आता है. Question number 5. When preparing a temporary mount of an onion peel, what solution is added before placing the cover slip? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए क्लास. ऑप्शन ए आयोडीन सोल्यूशन, ऑप्शन बी सेलिन वाटर, ऑप्शन सी ग्लिसरीन या ऑप्शन डी सैफरन सोल्यूशन. आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, अपना आंसर लॉक करें. लैब एक्सपेरिमेंट्स में अक्सर लिक्विड ड्रॉप्स का यूज होता है. सैलाइन वाटर बेसिकली नमक का पानी है. ग्लिसरीन स्लाइड पर कॉमन है, लेकिन
ट्रांसपेरेंट प्लांट सेल्स को विजुअली हाईलाइट करने का काम कौन करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सैफरन एंड सॉल्यूशन। ये लैब प्रैक्टिकल्स का हिट क्वेश्चन है। हाँ, वो पिंकिश रेड ड्रॉप सबको याद होंगे, पर सवाल ये नहीं है कि कौन सा कलर बनता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें एक केमिकल की जरूरत ही क्यों है? हम नॉर्मल फूड कलरिंग से पेंट क्यों नहीं कर देते अनियन पील को? ये मैकेनिज्म समझना जरूरी है। डिफॉल्ट स्टेट में एनिमल और प्लांट सेल्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होती हैं, क्लियर ग्लास की तरह। ओके। अगर एक पतली अनियन पील को माइक्रोस्कोप लाइट के आगे रख दिया जाए तो लाइट सीधा उसके आर पार चली जाएगी और कुछ क्लियर नहीं दिखेगा। हमें एक स्टेन चाहिए होता है, पर फूड कलरिंग काम नहीं करेगी क्योंकि वो सिर्फ लिक्विड को कलर करती है और सेल्यूलोज के साथ बाइंड कर जाती है। तो ये सिर्फ पानी को कलर नहीं कर रहा, ये लिटरली सेल वॉल के स्ट्रक्चरल पिलर्स के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए माइक्रोस्कोप में सेल की बाउंड्रीज नियॉन साइन की तरह चमकती हैं। एग्जैक्टली, वो बाउंड्रीज पिंकिश रेड ग्लो करती हैं, जबकि सेल का बाकी हिस्सा रिलेटिवली लाइट रहता है, जिससे आर्किटेक्चर क्लियर हो जाता है। वेरी कूल। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आयोडीन प्राइमरीली स्टार्च डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, स्ट्रक्चर हाईलाइट करने के लिए नहीं। सलाइन सिर्फ एक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट बनाता है ताकि सेल श्रिंक या बर्स्ट ना हो, और ग्लिसरीन का केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये पानी को एवेपोरेट होने से रोकता है ताकि माइक्रोस्कोप के नीचे स्पेसिमेन ड्राई ना हो जाए। बस स्ट्रिक्ट विजुअलाइजेशन का काम सैफरन ही करता है। दैट ब्रिंग्स टोटल क्लैरिटी। हर केमिकल का एक एग्जैक्ट फंक्शन है। अब एक ऐसे डीप डाइव की तरफ चलते हैं जो स्केल और साइज की बात करता है। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस को सीरियसली चैलेंज करेगा। Let's see. Question number 6. When viewed under a microscope, how do the cells of a large onion bulb compare to those of a small onion bulb? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, large onions have larger cells. ऑप्शन बी, they look exactly the same. ऑप्शन सी, small onions have darker cells. या ऑप्शन डी, large onions have fewer cells. सोचिए क्लास, टेक योर टाइम। अगर इंट्यूशन का यूज करें तो लॉजिक यही कहेगा कि एक जायंट अनियन को जायंट पीसेस से बनना चाहिए, बट बायोलॉजी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दे लुक एग्जैक्टली द सेम। सही जवाब। पर वाई? ऐसा क्यों है कि नेचर एक बड़ा अनियन बनाने के लिए बस एक जायंट सेल नहीं बना देती? ये सेल्स एक पर्टिकुलर स्मॉल साइज पर ही क्यों रुके रहते हैं? This is where the physics of biology gets incredibly interesting. इस फिनोमेना का कोर रीजन है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। एक सिंपल एनालॉजी लीजिए। एक सेल को एक बलून की तरह सोचिए। ओके, बलून। सेल की बाहरी स्किन यानी सरफेस एरिया वो जगह है जहां से खाना अंदर आता है और वेस्ट बाहर जाता है। और सेल का अंदर का हिस्सा यानी वॉल्यूम उस खाने को कंज्यूम करता है। अगर सेल का साइज लगातार बढ़ता जाए तो उसका अंदर का वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, पर बाहर की स्किन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। एग्जैक्टली। अगर एक सेल बहुत ज्यादा बड़ी हो गई तो उसकी बाउंड्री पर इतने दरवाजे नहीं होंगे कि वो अपने मैसिव सेंटर को जिंदा रखने के लिए इनफ न्यूट्रिशन अंदर ला सके। ओ, तो वो बेसिकली अपने ही साइज की वजह से स्टार्व कर जाएगी। स्पॉट ऑन। एक मैसिव सेल सफोकेट हो जाएगी क्योंकि केमिकल ट्रांसपोर्ट उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए नेचर लिमिट लगा देती है। बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बड़ी ईंटें नहीं बनाई जाती, ईंटों की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। वाओ। बायोलॉजी में सेल अपने स्पेसिफिक साइज पर फिक्स्ड रहते हैं। एक जायंट अनियन के अंदर के सेल्स एग्जैक्टली छोटे अनियन जैसे ही होंगे, बस सेल डिवीजन की वजह से जायंट अनियन में सेल्स का नंबर कई मिलियन ज्यादा होगा। Nature doesn't build bigger roads, it just builds more of them to keep traffic flowing. ब्रिलियंट। चलिए अब इन स्टैंडर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक से हटकर स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर्स पर आते हैं। प्लांट रेल्म से निकलकर सीधा ह्यूमन बॉडी के अंदर चलते हैं। Last question of the day, question number 7. Which of the following cells found in the human body is uniquely known for being highly branched? Options हैं option A, blood cell, option B, nerve cell, option C, bone cell या option D, smooth muscle cell. क्लास 5 सेकंड लीजिए, आखिरी सवाल है। सभी सेल्स का फंक्शन अलग है तो ऑब्वियसली शेप भी अलग होगी, पर हाईली ब्रांच्ड लाइक अ ट्री, एंड द फाइनल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नर्व सेल। सही जवाब। ह्यूमन बॉडी की एक ऐसी आर्किटेक्चर जिसे देखकर लगता ही नहीं कि ये वही बेसिक लिटिल रूम है जिसकी बात रॉबर्ट हुक कर रहे थे। पर इसकी शेप इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों होती है? बायोलॉजी में एक यूनिवर्सल ट्रूथ काम करता है।
फॉर्म फॉलोज फंक्शन। जिस सेल की जैसी ड्यूटी वैसा ही उसका रूप। नर्व सेल या न्यूरॉन बॉडी की कम्युनिकेशन सिस्टम का कोर है। राइट। इसका काम है बॉडी के एक हिस्से से दिमाग तक सिग्नल्स कैरी करना। अगर इनकी स्ट्रक्चर किसी सिंपल गोल डिब्बे जैसी होती तो सिग्नल पास करना इम्पॉसिबल हो जाता। इनका हाईली ब्रांच्ड होना एक नेसेसिटी है। तो इसको हम सिर्फ एक सिंपल वायर नहीं बोल सकते, इट्स लेस लाइक अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल वायर और ज्यादा एक मैसिव टेलीफोन एक्सचेंज बोर्ड की तरह है ना। व्हाट अ फैंटास्टिक विजुअलाइजेशन। बिल्कुल वैसे ही होता है। एक नर्व सेल के हजारों टाइनी ब्रांचेस होते हैं जो आसपास की हजारों दूसरी नर्व सेल्स के साथ फिजिकली गॉसिप कर रहे होते हैं, साइमल्टेनियस सिग्नल्स पास करते हुए। हाँ, ये माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस एक कंटिन्यूअस वेब बनाते हैं जो टो से लेकर दिमाग के कॉर्टेक्स तक एक इंस्टेंट कनेक्शन अलाउ करता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को इस प्रिंसिपल पर टेस्ट करें तो डिफरेंस ऑफ दिखता है। जैसे ब्लड सेल्स स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स राउंड और स्मूथ डिस्क्स जैसी होती हैं। उनको नैरो पाइप्स या वेन से बिना अटके निकलना होता है। अगर उनमें ब्रांचेस होती तो ट्रैफिक जैम लग जाता। A branched blood cell causing a microscopic highway pileup और smooth muscle cells। स्मूथ मसल सेल्स स्पिंडल शेप्ड होती हैं, बीच में से थिक और दोनों एंड से पतली, क्योंकि इनका काम स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होकर स्टमक या इंटेस्टाइन्स में मूवमेंट क्रिएट करना है। सो हाईली ब्रांच्ड नेटवर्क डिजाइन एक्सक्लूसिवली कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व किया गया है। एक ब्लड सेल और एक नर्व सेल दोनों एक ही ह्यूमन की बॉडी में है। दोनों का ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग सेल से है, पर उनकी लाइफ और उनकी फैक्ट्री का यूनिफॉर्म बिल्कुल अलग है। वेल क्लास, हमने आज हिस्ट्री, केमिकल मैकेनिज्म्स और सेलुलर फिजिक्स को क्रॉस करते हुए एमसीक्यूज के इस सेशन को सक्सेसफुली कंक्लूड कर लिया है। अगर आप लोगों ने लगातार सही आंसर्स दिए हैं तो ग्रेट जॉब। हाँ, लर्नर्स अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। भले ही कुछ लॉजिक टेस्ट में फेल हुए हों, मैं उम्मीद करती हूँ इन डीप डाइव्स के बाद उनके पीछे का एग्जैक्ट मैकेनिकल रीजन सबको समझ आ गया होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ आंसर्स को मेमोराइज ना करके उनके पीछे का फाउंडेशनल साइंस समझना। लेकिन सेशन रैप अप करने से पहले क्लास के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट जरूरी है। ओह बिल्कुल, बताइए। आज हमने बात की ऑमिनस सेल्यूला ई सेल्यूलर रूल के बारे में। रूल कहता है कि यूनिवर्स की हर लिविंग सेल हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग ओल्डर सेल के डिवाइड होने से आती है। एक अनब्रोकन चेन है, पर इस लॉजिक को एक डीप एक्सट्रीम पर ले जाइए। ओके। अगर हर नई सेल पुरानी सेल से आई है तो सोचिए इस धरती के बनने के बाद जब सिर्फ केमिकल्स थे तो वो सबसे पहली द वेरी फर्स्ट सेल कहां से आई होगी। ओह वाओ। उस फर्स्ट बाउंड्री को, उस फर्स्ट लिटिल रूम को किस प्री एग्जिस्टिंग सेल ने बनाया होगा, जबकि उससे पहले लाइफ थी ही नहीं। That thought alone gives me goosebumps। ऐसी एक मिस्ट्री जहां पर आकर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिलॉसफी के बाउंड्री पूरी तरह ब्लर हो जाती है। The origin point of the family tree of life itself। सही में। क्लास के सभी लर्नर्स इस डीप मिस्ट्री पर जरूर विचार करें। अगर क्लास को ये इमर्सिव डीप डाइव मास्टर क्लास पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर माइंड एक्सपैंडिंग सेशंस। कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग अराउंड यू, कीप लुकिंग क्लोजली और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। Until next time.